कौन है ये अन्नामलाई, जिसे लोग आज देश का फ्यूचर पीएम तक कह रहे हैं। अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले अन्नामलाई आज तमिलनाडु की राजनीति में बहुत बड़े चेहरे बन चुके हैं। उनके पद यात्रा ने पूरे तमिलनाडु में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर पैदा कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे अन्नामलाई बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो साल 1984 में तमिलनाडु के करूर जिले के थोटमपट्टी गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव से ही हुई। उसके बाद कोयम्बटूर के पीएससी कॉलेज से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन ये बिजनेस के फील्ड में कुछ करना चाहते थे, इसीलिए वो आईआईएम लखनऊ से एमबीए करने यूपी चले गए। और वहां पे जाने के बाद इन्हें बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि उस वक्त तमिलनाडु कुछ हद तक एक डेवलप स्टेट हुआ करता था, लेकिन यूपी और बिहार एक अति पिछड़ा राज्य था, जहां के लोगों की कंडीशंस बहुत ही ज्यादा खराब थी। और ये सब देखकर अन्नामलाई ने ये ठान लिया कि वो लोगों के लिए और समाज के लिए ही कार्य करेंगे। और इसी वजह से साल 2011 में उन्होंने यूपीएससी क्रैक की और वो आईपीएस बन गए। उनकी पहली पोस्टिंग कर्नाटक में हुई और जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे थे, अपनी ईमानदारी और बोल्डनेस की वजह से वो इस कदर पॉपुलर हो गए कि लोग उनके ट्रांसफर का विरोध करते थे। पुलिस स्टेशन के बाहर आकर लोग विरोध करने लगते थे, क्योंकि लोग ये चाहते थे कि वो उन्हीं के क्षेत्र में रहे, दूसरे जगह पे ना जाए। कर्नाटक के पूरे लोग उन्हें प्यार से सिंघम भी कहते थे। लेकिन साल 2015 में एक ऐसी घटना हुई जिसने अन्नामलाई के पूरे लाइफ को बदल के रख दिया। बात है कर्नाटक के उडुपी जिले की, जहां के वो आईपीएस थे। वहां एक 17 साल के नाबालिग लड़की की रेप करके हत्या कर दी गई थी। जो पीड़िता की मां थी, उसने अन्नामलाई से इमोशनली ये पूछ दिया कि क्या आप मेरी बेटी को वापस ला सकते हैं। और इस पूरे इंसिडेंट ने अन्नामलाई को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया और उन्हें यह लगा कि वो इस नौकरी से समाज में कुछ खास बदलाव नहीं ला सकते हैं। और ये आपको भी पता है कि पुलिस के पास लिमिटेड पावर्स ही होती है, जो मेन पावर है वो पॉलिटिशियंस के हाथों में होता है। इसीलिए अन्नामलाई ने साल 2019 में आईपीएस की नौकरी छोड़ दी और 2020 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगले ही साल बीजेपी ने उन्हें तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और ये अन्नामलाई के लिए बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी का जो प्रेजेंस है वो जीरो के बराबर है, ना के बराबर है। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों से पूरे देश में मोदी लहर चल रहा है। इसके बावजूद तमिलनाडु में बीजेपी के पास एक भी लोकसभा सीटें नहीं है और विधानसभा में मात्र 4 सीटें हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, तमिलनाडु का द्रविडियन पॉलिटिक्स। द्रविडियन एक आइडियोलॉजी है जिसमें लोग हिंदी भाषा का विरोध करते हैं, हिंदू धर्म का विरोध करते हैं और अपने आप को नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अलग समझते हैं। और इसी आइडियोलॉजी और लैंग्वेज बैरियर की वजह से कोई भी वहां पे बाहरी पार्टी या कोई भी नेशनल पार्टी सरकार नहीं बना पाई है। आपको बता दें कि पिछले 50 सालों से वहां पे द्रविड पार्टीज ही रूल कर रही है, चाहे वो डीएमके हो चाहे वो एआईडीएमके हो। और इन्हीं कारणों की वजह से बीजेपी भी आज तक वहां पे एक्सपेंड ही नहीं कर पाई। दूसरा कारण यह है कि बीजेपी को आज तक तमिलनाडु में कोई भी एक ऐसा लोकल लीडर ही नहीं मिला जो कि लोगों को बीजेपी से जोड़ पाए और मोदी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा पाए। लेकिन इन सारे प्रॉब्लम्स का अब सॉल्यूशन है अन्नामलाई, क्योंकि वो यंग है, एजुकेटेड है और सबसे बड़ी बात कि वो तमिलनाडु के ही है और लोग उनसे कनेक्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले साल उन्होंने पूरे तमिलनाडु में एन मन एन मकल एक पद यात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने घर घर जाके मोदी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया था, उन्हें बताया था। पूरे पद यात्रा के दौरान वो जहां पर भी गए उन्हें भारी जन समर्थन देखने को मिला। कुछ युवा लोग तो उनके फैन बन चुके हैं। नॉर्थ इंडिया में भी आज अन्नामलाई के चर्चे हो रहे हैं, पूरे देश में चर्चे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कुछ पॉलिटिकल लोग ये बोल रहे हैं कि अन्नामलाई की वजह से तमिलनाडु में बीजेपी आज दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है, क्योंकि जयललिता के मौत के बाद जो एआईडीएमके है उसकी प्रेजेंस एकदम फीकी पड़ चुकी है तमिलनाडु में और उसके जितने भी वोटर्स हैं बीजेपी की तरफ अब शिफ्ट हो चुके हैं, जिससे कि बीजेपी को बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके बाद तमिलनाडु में बहुत सारे ऐसे भी वोटर्स हैं जो कि डीएमके के पुरानी धर्म वाली पॉलिटिक्स से अब उब चुके हैं, लेकिन राज्य में उनके पास कोई अलग ऑप्शन ही नहीं है जिसे वो वोट कर पाए। लेकिन अब उनके पास अन्नामलाई जैसा एक बड़ा चेहरा है जिसे वो वोट करके जिता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अन्नामलाई तमिलनाडु में भी भगवा लहरा सकते हैं? ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन अन्नामलाई ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में ये बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वहां पे बीजेपी को 25% वोट शेयर मिलेगा।
I would say it was historic. The vote share, we will comfortably cross 25%. Comfortably. 25? Yes. 5 times? Yes, madam. 500% growth? Yes, madam. We'll comfortably Can cross. तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।